52% आ गए हैं यार, आ ही जा रहे हैं। ये तो 10 मिनट ऊपर हो गए हैं। इस तरह से काम नहीं चलेगा। 10 मिनट ऊपर हो गए। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। जी सर। हाँ, अब्दुल रहमान। Sure. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो थोड़ा सा एक बंदा बोलता रहे ना, अब्दुल रहमान बोलता रहे या कोई और, आप बोलती सर रहें ये या एक कोई और पार्टिसिपेंट है। सर ये एक कौन। पार्टिसिपेंट है जद्दन भाई के नाम से। सर इसको निकालना सर, ये कोई अननोन बंदा है, मस्ती कर रहे हैं भाई। एक मिनट, एक मिनट। जद्दन भाई, वाह जी वाह, क्या बात है। इसको कैसे निकालना होगा रिमूव। ये ये निकाल दिया। ये मेरा ख्याल है सब बहनों का एक ही भाई है शायद। चलें जी। ये अच्छा कि आप इस तरह बता दिया करें, कोई भी इररेलेवेंट पर्सन है ना तो वो आप बता दिया करें ताकि बंदा उसको ना निकाल दे। अच्छा जी, लो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन का आपको पता है कि उस समय आर्टीरियल और वीनस एंड होता है, और इन बिटवीन आर्टीरियल और वीनस एंड के बिटवीन कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज जो हैं वहां से ज्यादातर जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की एक्सचेंज होती है। आर्टीरियल एंड होता है, आर्टीरियल एंड सर्कुलेशन में उसके बाद अब वेन की तरफ जो है वो ब्लड फ्लो होना है, तो आर्टीरियल एंड पे होगा कैपिलरीज होंगी, कैपिलरीज का नेटवर्क होगा। अब कैपिलरीज जो हैं इन बिटवीन द सेल्स, जो भी दो सेल हैं उनके बिटवीन जो भी स्पेस होती है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम, और उसमें जो फ्लूइड होता है, whatever the fluid is present in that interstitium is called as interstitial fluid. The space between the two cells is called as interstitium, and the fluid present in the interstitium is called as interstitial fluid. Okay. What are the structures present in the interstitium are collagen fibers, collagen. ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं, और कोलेजन फाइबर्स और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये बात जहन में रखें कि ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ देते हैं इंटरस्टिशियम को, टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं इंटरस्टिशियम को। आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर। Yes, sir. ये गुड गुड। ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं इंटरस्टिशियम को, ये बात आपने जहन में रखनी है। और इंटरस्टिशियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द एडिमा। अब ये सारी बातें जो है ना, ये अगर हमें ये बेसिक्स नहीं तो हम आगे पैथोलॉजी तक नहीं जा सकते। कभी आपने देखा होगा कि कुछ मरीज होते हैं जिनकी टांगें सूजी हुई होती हैं, कुछ होते हैं जिनकी आंखों के इर्द गिर्द सूजन आई हुई होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको गुर्दे फेल होते हैं तो उनकी आंखों के इर्द गिर्द सूजन आई होती है। तो ये सारी जो चीज है ये आपकी यहीं से ही आपकी आती हैं कि अगर हमें ये बेसिक्स आएगी, ये सर्कुलेशन आएगी तो हमें ये सारी चीजें पता चलेंगी, अदरवाइज हमें नहीं पता चल सकता। ठीक, ये बात आप, इसलिए हम ये सारा कुछ जो है ये बेसिक्स पढ़ते हैं। ठीक हो गया? अब हम आते हैं हमारे असल टॉपिक की तरफ कि ये जो एडिमा है, ये चलें, ये एडिमा ये मैं बाद में आपको बता दूंगा, पहले हम जो है ना इंटरस्टिशियम पे ही रहते हैं। अब ये जो इंटरस्टिशियम है, द स्पेस बिटवीन द टू सेल्स इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम में एक तो कोलेजन फाइबर्स होते हैं और दूसरा होते हैं प्रोटियोग्लाइकेन फिलामेंट्स। ये थिन फिलामेंट्स होते हैं, क्वाइल्ड थिन फिलामेंट्स, प्रोटियोग्लाइकेन फिलामेंट्स। और प्लस जो फ्लूइड होता है इसमें, वो फ्लूइड मिलके ये एक जेल बना देता है, जेल टाइप चीज। ओके, प्रोटियोग्लाइकेन फिलामेंट और कोलेजन फाइबर्स। हाँ जी,
ये होते हैं इंटरस्टिशियम में, प्लस फ्लूइड होता है। ये मेन स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा जी, अब क्या होता है, थोड़ा सा माइंड में थोड़ी सी पिक्चर अगर आप बनाएं थोड़ी सी, तो अब ये जो इंटरस्टिशियम है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, अब इसमें ये जो मूवमेंट है ये कैसे होगी, कैपिलरीज की और इंटरस्टिशियम के दरमियान मूवमेंट्स कैसे होगी। कैपिलरीज पड़ी हुई हैं और इर्द गिर्द जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियम, वो एक स्पेस है इंटरस्टिशियम की। अब फ्लूइड जो है उसकी मूवमेंट होनी है या तो कैपिलरीज से इंटरस्टिशियम की तरफ या इंटरस्टिशियम से कैपिलरीज की तरफ, दो काम होने हैं। अब इन दो कामों के लिए 4 फोर्सेस जो हैं वो काम करती हैं, उनको हम कहते हैं स्टारलिंग फोर्सेस। स्टारलिंग फोर्सेस, अगर आपके पास किताब है तो आप बुक खोल लें, सर्कुलेशन का चैप्टर, ये जो है माइक्रो सर्कुलेशन वाला, अगर आप लोगों के पास बुक है ना, तो पुराना जो एडिशन है उसमें चैप्टर 16 है। ये सॉरी, चैप्टर 16 पुराने एडिशन में। नए में चैप्टर 16 नहीं है, 16 नए में मुझे नहीं पता कि कौन सा है। नए में 16 है सर, नए में 16 है। 16 है। अब उसमें अगर आप इंटरस्टिशियम वाला टॉपिक खोलें तो उसमें सामने ही जो डायग्राम पड़ी हुई है इंटरस्टिशियम की, जेल इंटरस्टिशियम, हाँ जी। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे आप जाएं तो वहां पे आपको ये स्टारलिंग फोर्सेस मिलेंगी, 1 2 3 4 करके पॉइंट। एक होता है हाइड्रो, पहली हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द कैपिलरीज। दूसरा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या जो बुक में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कैपिलरी प्रेशर पीसी, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर पीआईएफ, ये लिखा होगा जी, यही लिखा हुआ है। और तीसरा और चौथा होता है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी 2 है, एक कैपिलरीज का है और एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड का है। जैसे कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 2 चीजों का है, या कैपिलरीज का है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड का है। इसी तरह ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, वो भी कैपिलरीज का है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का है। तो ये 4 फोर्सेस जो हैं इनको हम कहते हैं स्टारलिंग फोर्सेस। स्टारलिंग फोर्सेस समझ आ गई? ओके सर। अब ये देखें कि ये जो कैपिलरी है ना, कैपिलरी, इसमें सर यहीं से मैं आपको एडिमा की तरफ लेके जाऊंगा कि जो पेशेंट होता है ना हार्ट डिजीज का, उसकी स्वेलिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें हम यहीं से आगे लेके जाएंगे। थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा क्योंकि ये हमारी मीटिंग 40 मिनट में खत्म हो जाती है। अब ये देखें कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना कैपिलरीज का, वो जाहिर है कैपिलरीज के अंदर है, तो उसका काम ये है कि वो जो है वो एक्सर्ट करता है आउटसाइड का, उसकी डायरेक्शन आउटसाइड है, यानी कैपिलरीज से ये फ्लूइड को मूव करेगा आउटसाइड पे। ये देखें पीसी की डायरेक्शन देखें, एरो लगा हुआ है, ये फ्लूइड को आउटसाइड मूव कर रहा है। जी सर। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, ये इंटरस्टिशियल से ये भी आउटसाइड है, यानी ये इंटरस्टिशियम से निकल रहा है, तो इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द कैपिलरीज। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स है इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ। ये दोनों आपस के एक दूसरे के उल्ट है। अब आ जाते हैं कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये मैंने लेक्चर में बताया था कि ये एक्ट करता है लाइक ए मैग्नेट, ये अपनी तरफ खींचता है। क्योंकि कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये बेसिकली होता है प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से, एल्ब्यूमिन, ये जो एल्ब्यूमिन, मेनली एल्ब्यूमिन की वजह से। वेरी गुड। तो ये क्या करता है कि ये वाटर को, फ्लूइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका काम है कि ये फ्लूइड को, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और इसी तरह जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होगा, वो भी फ्लूइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो भी मैग्नेटिक की तरह काम करता है। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर जो चीज है वो बाहर की तरफ जाए, फ्लूइड बाहर की तरफ निकले। और जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कहते हैं कि कोई भी चीज जो है हमें मिल जाए, फ्लूइड की मूवमेंट हमारी तरफ हो। अब इन चारों फोर्सेस का जो नेट होता है उसको हम कहते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। जी नहीं कुछ नहीं सर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, उसको हम कहते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर।
ठीक है जी। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है ऑफ द कैपिलरीज माइनस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट्स आएंगी, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा प्लस कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आ जाएगा। समझ आई बात ये आप लोगों को? ठीक है यस सर। सर। या रिपीट कर दूं? सर आ गई है। डायग्राम को देखेंगे तो आपको ये बात बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। अब देखें कि कैपिलरी प्रेशर जो है वो मूवमेंट कर रहा है टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द कैपिलरीज, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर वो भी मूवमेंट कर रहा है आउटसाइड द कैपिलरीज। ये दो फोर्सेस जो हैं ये फ्लूइड की मूवमेंट करती हैं आउटसाइड ऑफ द कैपिलरीज, जबकि दूसरी दो फोर्सेस जो हैं प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर ये मूवमेंट कर रही हैं इनसाइड द कैपिलरीज, ये इनसाइड द कैपिलरीज कर रही है। अब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ये चारों फोर्सेस का ये इक्वेशन में अगर हम एंटर करेंगे तो चारों फोर्सेस में जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर पॉजिटिव होगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर पॉजिटिव होगा तो फ्लूइड की मूवमेंट फ्रॉम द कैपिलरीज टू आउटसाइड हो जाएगी, और अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर नेगेटिव में होगा तो दिस मींस के फ्लूइड सक होगा, मूव करेगा टुवर्ड्स द कैपिलरीज। ये पॉइंट समझ में आ गया? यस तो सर। सर एडिमा में पॉजिटिव होगा ये फिर? जी, एडिमा में नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो मूव करता है टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हाँ सर, इस पॉइंट को दोबारा बता दें, पॉजिटिव वाला जो आपने बताया। ये मैं बता देता हूं मरियम, ये है कैपिलरी प्रेशर, चार फोर्सेस आपको समझ में आ गई? जी मरियम? सर आ गई हैं। ये चार फोर्सेस समझ में आ गई है ना? तो अब इन चारों फोर्सेस का जो है जी आ गई हैं नेट सर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालना है। अगर आपके पास बुक है तो उसमें आप देखें कि इसकी इक्वेशन है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर NFP इज इक्वल टू कैपिलरी प्रेशर माइनस पीसी माइनस PIF। ये आप छोटी ब्रैकेट में अगर लिख लें ना, इसको आप छोटी ब्रैकेट्स में डालें, ये दो चीजें PC माइनस PIF, फिर माइनस, फिर छोटी ब्रैकेट शुरू, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरीज प्लस कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ब्रैकेट बंद। ठीक है, पहले वाली दो चीजें वो भी ब्रैकेट में, फिर माइनस, फिर आखिरी वाली दो चीजें वो भी ब्रैकेट में। तो ये हो जाता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। जब भी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, इस इक्वेशन को हल करेंगे ना, ये प्रेशर भी अभी हम कैलकुलेट, टाइम हुआ तो बताता हूँ, कैलकुलेट किए जाते हैं। जब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पॉजिटिव होगा तो ये जो ऊपर कैपिलरी बनी हुई है ना डायग्राम में, 16.5 डायग्राम मेरे पास जो है, इस कैपिलरी से फ्लूइड मूव करेगा टुवर्ड्स द आउटसाइड इन द इंटरस्टिशियम अगर NFP पॉजिटिव होगा। गॉट द पॉइंट? यस सर। जी मरियम, समझ आई बेटा? जी सर आ गई है। अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो पॉजिटिव होगा तो फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ मूव करेगा, और अगर NFP नेगेटिव होगा तो फ्लूइड जो है वो टुवर्ड्स द कैपिलरी मूव करेगा। ठीक है, चलो ओके सर। अब यही चीज है एडिमा में, क्या होता है कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है तो फ्लूइड जो है वो मूव कर जाता है टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अगर कैपिलरीज के अंदर एल्ब्यूमिन नहीं होगी, प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाएगी जो कि वाटर को होल्ड करती है, तो फिर वाटर को पकड़ने के लिए कैपिलरीज के अंदर कोई चीज ना हुई, जब वो नहीं होगी तो इनसाइड से जो वाटर है, इनसाइड जो वाटर है वो मूव करेगा टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियम। एज द रिजल्ट ऑफ दैट
देयर विल बी एडिमा। ठीक है जी, ठीक है सर। जहां तक समझ आ गई है। अब हम आते हैं इन चारों जो प्रेशर्स हैं, ये जो चारों प्रेशर है, पहला जो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इसको मेजर करने के लिए एक तो डायरेक्ट माइक्रोपिपेट कैनुलेशन यूज होती है। डायरेक्ट माइक्रोपिपेट कैनुलेशन, इसके नतीजे में हम कैपिलरीज का प्रेशर मेजर करते हैं, और वो मेजर करते हैं कि कुछ टिश्यूज में एवरेज जो है कैपिलरीज का जो प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, वो है 25 मिलीमीटर ऑफ एच। और एक दूसरा मेथड यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट फंक्शनल मेजरमेंट ऑफ द कैपिलरी प्रेशर। ये इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। ये इन दोनों मेथड्स के जरिए हम प्रेशर यूज करते हैं, मेजर करते हैं। ये मजीद इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, कोई इतना ये डिफिकल्ट नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको ना अपने वो टेबल्स की तरफ ले जाऊं, जहां से जो हमें नेट जो है प्रेशर और उनका पता चलता है। उसके बाद आ जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसकी भी मेजरमेंट जो है वो माइक्रोपिपेट के जरिए की जाती है। ये दोनों प्रेशर जो है कैपिलरीज का और इंटरस्टिशियम का जो प्रेशर है, ये माइक्रोपिपेट के जरिए मेजर किए जाते हैं। अब अगर आप आगे आए, मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं। एक टेबल देखें कि अब आ जाता है प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ये होता है ड्यू टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये क्या करता है कि ये फ्लूइड को इनवर्ड मूवमेंट करता है। प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ये फ्लूइड को इनवर्ड यानी टुवर्ड्स द कैपिलरीज मूव करेगा, जैसा कि हमने अभी ये बात की। अब प्लाज्मा में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होती है ना, वो होती है एल्ब्यूमिन, जो कि 4.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। ग्लोबुलिन सिर्फ 2 ग्राम होती है, ये 2.5 ग्राम होती है। अब ये जो एल्ब्यूमिन है, ये जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर करेगी ना कैपिलरीज के अंदर, वो है तकरीबन 22 मिलीमीटर ऑफ एचजी, और ग्लोबुलिन सिर्फ 6 करती है। तो टोटल ये बन जाता है 28 तकरीबन। फाइब्रिनोजन जो है उसका प्रेशर निग्लिजिबल है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो एग्जर्ट करती है वो निग्लिजिबल है। अब आप नेक्स्ट टेबल पे अगर आए ना, अगर आपके पास है बुक, तो नेक्स्ट टेबल में आप आए। अब इसमें ये देखें कि नेक्स्ट टेबल, इसका नंबर पता नहीं क्या है, नंबर लिखा हुआ नहीं है। इसमें लिखा हुआ है फोर्सेस टेंडिंग टू मूव फ्लूइड आउटवर्ड। फोर्सेस टेंडिंग टू मूव फ्लूइड आउटवर्ड। और सेकंड पॉइंट है फोर्सेस टेंडिंग टू मूव फ्लूइड इनवर्ड। फिर समेशन ऑफ फोर्सेस। अब जो फोर्सेस हैं फ्लूइड को मूव आउटवर्ड करती हैं, तो पहली जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरीज। ठीक है, ये तो हमें पता है कि ये फोर्सेस मूव करती हैं फ्लूइड को आउटवर्ड, कि जितना कैपिलरी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही फ्लूइड बाहर की तरफ जाएगा। दूसरी है इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी अपनी तरफ खींचता है, तो वो भी क्या करता है कि फ्लूइड को कैपिलरी से अपनी तरफ खींचेगा। तीसरा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारे टोटल जो है आउटवर्ड फोर्सेस, इसको कैलकुलेट करें तो ये बन जाती है 41। और जो फ्लूइड को मूव करती है इनसाइड, वो है प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि वो एज ए मैग्नेटिक काम करेगा, तो वो भी फ्लूइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू द प्लाज्मा प्रोटीन। तो इनवर्ड फोर्सेस हमारे पास टोटल आ गई 28। तो 41 माइनस 28, तो हमारे पास नेट जो है आउटवर्ड फोर्सेस जो है वो आ जाती है आर्टीरियल एंड पे 13 मिलीमीटर ऑफ एचजी। आर्टीरियल एंड पे 13 मिलीमीटर ऑफ एचजी का आउटवर्ड जो है फ्लूइड मूव करेगा। अब आ जाते हैं दूसरी उस पे टेबल पे, कैपिलरीज के एंड पे क्या होता है कि उसमें जो नेट इनवर्ड फोर्स है वो 7, और ये जो है 13 माइनस 7 करेंगे तो पीछे हमारे पास 8 आ जाएगा। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो हमारे पास 8 आ जाता है। लगता है समझ कोई नहीं आई। सर आ गई है।
पे 13 आ गया था ना नेट सर आउटवर्ड जो में। आपने नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर वाली बात की है ना, उसकी नहीं समझ आई। आर्टीरियल एंड तक समझ आ गई है। अच्छा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो इक्वेशन है वहां से समझाऊं या इस टेबल से? सर नहीं, टेबल से कह रहे हैं, जो कैपिटल्स का भी आपने बताया ना 13 वाला, वो वाला कह रहे हैं, वो दोबारा रिपीट करते हैं। अच्छा, दोबारा कर देता हूं। ये देखें, 4 फोर्सेस हैं हमारे पास, ठीक हो गया? स्टारलिंक फोर्सेस जो कि डिटरमिन करती हैं कि अडीमा होगा या नहीं होगा, या फ्लूइड की मूवमेंट किस तरफ होगी। ये 4 फोर्सेस हैं। अब हम बात करें नॉर्मली की। नॉर्मली जो फोर्स इज टेंडिंग टू मूव फ्लूइड आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब है कि आउटवर्ड फ्रॉम द कैपिलरीज, फोर्सेस टेंडिंग टू मूव फ्लूइड आउटवर्ड फ्रॉम द कैपिलरीज। तो इसमें पहली तो जो हमें पता है कि कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है, पीछे वाले पेज की डायग्राम देखें तो वो क्या करती है कि वो मूवमेंट करती है फ्लूइड की आउटवर्ड। वो है हमारे पास 30 मिलीमीटर ऑफ एचजी। दूसरी है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर। अब इंटरस्टिशियम में जो फ्लूइड पड़ा हुआ है या कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वो भी अपनी तरफ खींचता है। जहां कहीं कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो एज ए मैग्नेट काम करेगा, वो फ्लूइड को अपनी तरफ खींचेगा। वो चाहता है कि फ्लूइड मेरे साथ अटैच हो जाए। तो इंटरस्टिशियम में जो फ्लूइड पड़ा है वो क्या करेगा, वो भी कैपिलरी में से फ्लूइड को अपनी तरफ खींचेगा। वो है 3। इसी तरह इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, एक तो यहां पे एक एडिशनल चीज है, ये प्रेशर तीसरा जो 3 है ना, ये है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर अगर ये नेगेटिव होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर यानी इसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, ये अगर इसका काम ये है नॉर्मली। यहां पे अगर आप देखें नेगेटिव को अगर हम हटा दें, जो नेगेटिव लिखा हुआ है दूसरे पॉइंट पे आगे 3 लिखा हुआ है, अगर हम नेगेटिव को हटा दें तो ये हो जाएगा इंटरस्टिशियल फ्री फ्लूइड प्रेशर। तो ये क्या करता है, अगर नेगेटिव हटा दें तो ये करेगा मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड टुवर्ड्स द कैपिलरीज। लेकिन जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो फिर ये आउटसाइड द कैपिलरीज खींचना शुरू कर देगा। और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, ये भी मैग्नेट की तरह काम करेगा, ये भी कैपिलरीज से फ्लूइड को अपनी तरफ खींचेगा। तो इन तीनों प्रेशर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आउटवर्ड फोर्स आ जाती है 41। नहीं समझ आई सर? सर आगे आगे सर आ गई है समझ। हाँ जी, देखे ना, टोटल 4 फोर्सेज हैं, 4 फोर्सेज हैं। 3 उसने ऊपर लिख दी हैं, फोर्सेज टेंडिंग टू मूव फ्लूइड आउटवर्ड और फोर्सेज टेंडिंग टू मूव फ्लूइड इनवर्ड द कैपिलरीज। ये एक फोर्स काम कर रही है। अब इन चारों फोर्सेज में से ये पहली 3 हैं, उसमें जो दूसरी है ना उसके साथ उसने नेगेटिव लिख दिया है, क्योंकि ये नॉर्मली इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर नेगेटिव होता है। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये फ्लूइड को कैपिलरीज से बाहर निकालेगा, और अगर यहां पे नेगेटिव नहीं लिखेगा तो ये सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा, फोर्सेस टेंडिंग टू मूव फ्लूइड इनवर्ड में आ जाएगा। ये इंटरस्टिशियल फ्री फ्लूइड प्रेशर जो है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो फिर ये क्या करेगा, इंटरस्टिशियल फ्री फ्लूइड प्रेशर ये फिर मूवमेंट करेगा फ्लूइड की टुवर्ड्स द कैपिलरीज। लेकिन चूंकि ये नॉर्मली नेगेटिव होता है तो नेगेटिव में जब ये होगा तो फिर ये फ्लूइड की मूवमेंट जो है वो फ्रॉम द कैपिलरीज करेगा। ठीक हो गया? ये हमारे पास टोटल आ जाता है 41, जबकि फोर्सेस टेंडिंग टू मूव फ्लूइड इनवर्ड 20। हाँ जी, वो है प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी प्लाज्मा के अंदर जो एल्ब्यूमिन पड़ा हुआ है और थोड़ी सी ग्लोबुलिन पड़ी हुई है, ये बेसिकली कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमिन करती हैं, प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो है ये अपनी तरफ फ्लूइड को खींचेंगी, तो वो है 28। तो नेट हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 13।
यानी ओके आर्टीरियल सर। एंड पे 13 मिलीमीटर ऑफ एचजी के साथ फ्लूइड जो है वो आउटवर्ड मूव करेगा टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियम। यहां तक समझ आ गई? जी सर। यस सर। बस इतनी बात है। अब हम आते हैं अगले टेबल पे। उसमें देखें कि फोर्सेस टेंडिंग टू मूव फ्लूइड इनवर्ड। ठीक है, पहले हमने जो फोर्सेस कैलकुलेट की 13 वो था आर्टीरियल एंड पे। ये वाली जो फोर्सेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये हैं वीनस एंड पे। अब वीनस एंड पे जो है इसी तरह ये तीनों फोर्सेस को अगर आप देखें तो हमारे पास नेट इनवर्ड फोर्सेस जो है वो बच जाती है सिर्फ 7। यस सर। ये है वीनस एंड, यानी कि 7 मिलीमीटर ऑफ एचजी के साथ जो फ्लूइड है वो किधर मूव कर रहा है? इनटू द कैपिलरी। टुवर्ड्स द वेन्स। वेन्स सॉरी वेन्स। वीनस एंड 13 के साथ 13 मिलीमीटर ऑफ एचजी के प्रेशर के साथ फ्लूइड मूव कर रहा है आर्टीरियल एंड से टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियम। ठीक है, ठीक सर। टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियम यानी कैपिलरीज से इंटरस्टिशियम की तरफ फ्लूइड जा रहा है। और वीनस एंड पे 7 मिलीमीटर ऑफ एचजी के साथ जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियम से टुवर्ड्स द वेन्स जा रहा है। जी सर। ठीक हो गया? ठीक है सर। टुवर्ड्स द वेन जा रहा है। वेन्स। हाँ जी, ये दो चीजें हैं। आर्टीरियल एंड पे फ्लूइड कैपिलरीज से निकलेगा और वीनस एंड पे जो फ्लूइड है वो वेन्स में जाएगा। तो सर बस ये ओवरऑल इतनी निकल ज्यादा रहा है और वापस कम जा रहा है। जी ये बिल्कुल सही बैलेंस है। कैसे होगा? अब इसको आप देखिए ना कि 13 माइनस 7 हमारे पास 8 का डिफरेंस आ जाता है। 6 का सर। 7 और 6 13। ठीक है, हाँ 6 या 7 का। ठीक है जी, 6 का। जी। इस डिफरेंस के साथ क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है तो वहां से फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियम में आ जाता है और वीनस एंड पे मूव कर जाता है टुवर्ड्स इनसाइड। ये जो इतना डिफरेंस है जो आप कह रहे हैं, ये डिफरेंस मेंटेन इसलिए रखते हैं कि उससे इंटरस्टिशियम की एक टोन और स्टिशियम में एक जो कि अपने जो थोड़ा सा प्रेशर है वो मेंटेन। अगर सिर्फ आर्टीरियल एंड से फ्लूइड मूव करता रहे टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियम तो वो अडीमा हो जाएगा। जैसे हमने पहले पढ़ा कि NFP नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज स्लाइटली पॉजिटिव। तो वो स्लाइटली पॉजिटिव रहेगा क्योंकि नेट जो हमारे पास आ रहा है ना वो नेट जो है वो 7 मिलीमीटर ऑफ एचजी के साथ जो फ्लूइड है वो वापस वीनस एंड पे भी अब्जॉर्ब हो रहा है, मूव कर रहा है। अगर ये ना हो या उधर से प्रेशर ज्यादा हो जाए तो फिर जो है वो इंटरस्टिशियम में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाती है, उसको हम कहते हैं अडीमा। ठीक सर। जी समझ आई? जी सर आ गई है। इस बात की समझ आई? जी सर। सर एवी जी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनसाइड द कैपिलरीज हाई हो जाए तो उस केस में पैथोलॉजी क्या होगी? जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनसाइड द कैपिलरीज है, अब सबसे पहले तो आपने अपना कंसेप्ट ये बनाना है कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है कैपिलरीज के अंदर वो फ्लूइड की मूवमेंट किस तरफ करता है? आउटवर्ड मूवमेंट करता है। आउटसाइड। वेरी गुड। तो जब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब ज्यादा होगा तो डेफिनेटली फ्लूइड की मूवमेंट आउटसाइड की तरफ हो जाएगी, आउटसाइड टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियम।
वेरी सिंपल। थैंक यू सर। अच्छा, अब ये बताएं कि हाइड्रोफिलिक होते हैं। ठीक हो गया। ये है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरीज। अब इसी तरह कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियम, वो क्या करेगा, ये भी आप बता दें। आउटसाइड मूवमेंट कराते हैं, आउटसाइड ऑफ द Outward, कैपिलरीज, हाँ, आउटवर्ड ऑफ द कैपिलरीज। तो ये चार फोर्सेस जब आपको समझ आ जाएंगी, वेरी सिंपल, तो आगे फिर उसकी कैलकुलेशन की गई है, जो कि हमने नहीं की, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ये अभी भी कैलकुलेट कभी की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन बहरहाल डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से ये सारे प्रेशर वगैरह कैलकुलेट किए हुए हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमारे पास जो है नेट जो फोर्सेस हैं वो सारी आउटवर्ड इनवर्ड वो सारी फोर्सेस आ जाती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है। और उसके नतीजे में क्या होता है कि स्टार्लिंग इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है फॉर कैपिलरी एक्सचेंज, स्टार्लिंग इक्विलिब्रियम फॉर द कैपिलरी एक्सचेंज। अब मैं आपको एक सामने एक सिनेरियो रखता हूं कि एक पेशेंट है, उसका लिवर जो है वो काम नहीं कर रहा, ही इज पेशेंट ऑफ लिवर फेलियर, लिवर फेलियर है उसको, ठीक है। जब लिवर फेल होगा तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन्स पे क्या इफेक्ट होता है? सर प्रोटीन एल्ब्यूमिन नहीं बनेगी, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। एक्सीलेंट। एल्ब्यूमिन जो है वो लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसको हम कहते हैं हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। तो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द कैपिलरीज क्या हो गया, फॉल कर गया, कम हो गया। फिर अब फ्लूइड की मूवमेंट जो कैपिलरीज के अंदर जो फ्लूइड था या वाटर था वो किधर मूव करेगा? आउटसाइड, आउटसाइड इन द इंटरस्टिशियम। ऐसे ही है ये सर ऐसे ही है। ये इंटरस्टिशियम की तरफ मूव करेगा। जब इंटरस्टिशियम की तरफ फ्लूइड मूव करेगा तो फिर टिश्यू में क्या हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा। तो इसलिए आप कभी देखें, कभी सुना होगा शायद कि लोग कहते हैं जी ਉਹਦਾ जिगर नहीं काम कर रहा सी मरीज ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ पेट ਵਿੱਚ पानी पै गया, कभी शायद सुना हो किसी मरीज का। तो वो होता क्या है, तो वो यही होता है कि उसका कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जी वो असाइटिस जो है एब्डोमेन में, वो बेसिकली यही चीज है कि फ्लूइड जो है वो आउटसाइड मूव कर गया। और ऐसे पेशेंट का मुख्तलिफ जगहों पे भी एडीमा डेवलप हो सकता है, और जगहों पे भी पीडल एडीमा भी उसको कहते हैं, बाइलेटरल लोअर लिम्ब एडीमा भी हो सकता है, जेनिटेलिया में भी एडीमा हो जाता है। अब जब ये सारी बॉडी में जब एडीमा हो जाता है ना, उसको हम कहते हैं एनासार का। जब पूरी बॉडी में एडीमा आ जाए तो उसको एनासार का। और जब लोकलाइज्ड एडीमा हो, यानी एंकल पे एडीमा है, उसको हम कहते हैं बाइलेटरल एंकल एडीमा या बाइलेटरल लोअर लिम्ब एडीमा। ये जो टिबिया है ना, अगर आप अपनी टिबिया को प्रेस करके देखें, थोड़ा सा मीडियल साइड पे अपनी लेग पे टिबिया को प्रेस करें तो आपको पूरी टिबिया फील हो रही होती है। लेकिन जिस बंदे का एडीमा होता है ना, तो जब आप उसको प्रेस करेंगे तो इसी टिबिया पे एक पिट पड़ जाएगा, गड़ा पड़ जाएगा, उसको हम कहते हैं पिटिंग एडीमा। इसी तरह जो रीनल फेलियर का जो पेशेंट होता है, उसकी आंखों के इर्द गिर्द पेरी ऑर्बिटल एडीमा उसको हम कहते हैं, पेरी ऑर्बिटल एडीमा। प्लस अब बच्चा है, छोटे बच्चे हैं, माल नरिश्ड, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जिनको खाने को नहीं मिलता, और स्पेशली आजकल के दिनों में आप देखें ना, हमें तो पता ही नहीं है ना कि बाहर क्या हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है, वी आर ब्लेस्ड, 3 टाइम 2 टाइम हमें खाने को मिल जाता है। और वो लोग जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, जिनको नॉर्मल रूटीन में अपना खाना जो है वो प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती, उनको अगर हम कहें, मरीज अक्सर कुछ लोग आते हैं जो को कहें यार अंडे खा लो, फल खा लो, वो कहते हैं ये क्या होता है, हमें तो एक टाइम की रोटी भी नहीं मिलती, हम कहाँ से खाएं ये चीजें, हम कहाँ से फौलाद खाएं, हम कहाँ से कलेजी खाएं। फीमेल प्रेग्नेंट आती हैं सिवियरली अनीमिक, उनको कहो कलेजी खा लो, फल खाओ, अनार खाओ, वो कहती हैं हमने तो सालों से शक्ल नहीं देखी है इन चीजों की, हमारे पास तो ये चीजें नहीं है। तो ये जो मेल नरिश्ड चाइल्ड होते हैं, जिनको प्रोटीन नहीं मिलती, उनको जिनको प्रोटीन नहीं मिलती, उनमें भी इसी तरह एडीमा हो जाता है। उसको हम कहते हैं क्वाशियरकोट डिजीज। बच्चों में जो बच्चे होते हैं उसमें हम उसको कहते हैं क्वाशियरकोट डिजीज।
नेट में अगर आप इसकी डायग्राम देखना चाहें तो सर्च में डालें क्वाशियोर-कोर डिजीज, और इसकी पूरी आप पैथोफिजियोलॉजी जो है ना वो आप पढ़ सकते हैं पॉइंट्स में, छोटे छोटे पॉइंट्स में, ज्यादा भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आप जब आप लोग पीडियाट्रिक मेडिसिन पढ़ोगे, मेरे ख्याल में 4th ईयर में है शायद, उस वक्त ये आप क्वाशियोर-कोर और मरिस्मस और ये सारी डिजीजेस पढ़ोगे, तो उसमें यही होता है कि उसमें प्रोटीन कम हो जाती है। अब जो लीवर फेलियर का जो पेशेंट है उसकी मैनेजमेंट में ये है कि उसको इंट्रावीनस वेन के जरिए एल्ब्यूमिन दिया जाता है, और ये जो एल्ब्यूमिन होता है ये इंजेक्शन